से 4.5% तक सिलिकॉन मिलाया जाता है। सिलिकॉन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, सिलिकॉन मिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है इसके अंदर होने वाली शैथिल्य हानियां, यानी कि जिन्हें आप लोग हिस्ट्रेसिस हानियां कहते हो। क्या कहते हो प्यारे बच्चों? हिस्ट्रेसिस हानियां, हिस्ट्रेसिस हानियां। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की कोर में क्या मिलाया जाता है? सिलिकॉन मिलाया जाता है। कितने प्रतिशत? 3.8 से 4.5% तक। क्यों मिलाया जाता है? हिस्ट्रेसिस हानियां यानी कि शैथिल्य हानियों को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनी होती है? फेराइट से बनी होती है। आप कहोगे सर ट्रांसफार्मर की कोर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर का काम है ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जोड़ना। आप कहोगे सर ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है इसको जब बनाते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? तो याद रखना, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए उसका जो फ्लक्स के मान में अवरोध होता है, जिसको आप लोग रिलक्टेंस कहते हैं, उसका मान तो कम होना चाहिए और प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए। तो ये प्रश्न कई बार आया, इसलिए मैंने डिस्कशन कराने की आवश्यकता पड़ी कि ट्रांसफार्मर की कोर को किस आधार पर बनाते हैं। तो याद रखना, प्रतिरोध क्या होना चाहिए आपकी ट्रांसफार्मर की कोर का? ज्यादा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला यानी कि रिलक्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम का मान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? कम होना चाहिए। तो याद रखो, प्रतिरोध तो क्या रहना चाहिए? ज्यादा, और प्रतिष्ठम क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। तो ये चीजें आपके दिमाग में आई। अगला प्रश्न एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनाते हैं? तो ये छोटी सी चीज है, उसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप लोगों ने समझ लिया कि कोर क्या होती है, कोर का काम क्या होता है, कोर किससे बनी होती है, कितनी मात्रा में सिलिकॉन मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाने का उद्देश्य क्या है, हिस्ट्रेसिस हानियों को कम करना। अब अगर आपने गलती से ये कह दिया कि सर मैं सिलिकॉन मिला रहा हूं तो हिस्ट्रेसिस हानियां कम हो रही है, तो मैं बोरी भर भर करके सिलिकॉन मिला दूं तो क्या प्रभाव होगा? प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाया जा सकता। कैसे नहीं मिलाया जा सकता? इसका भी मैं कारण बता देता हूं। अगर आपने ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन ज्यादा मात्रा में मिला दिया तो सिलिकॉन एक भंगुर प्रवृत्ति का होता है। भंगुर प्रवृत्ति जानते हो? किसी भी कांच के टुकड़े को जमीन पर पटकने से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसे बोलते हैं भंगुर प्रवृत्ति। तो जैसे ही आप लोग ट्रांसफार्मर की कोर में ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन मिलाते हो तो उसके अंदर भंगुर प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और भंगुर होने के कारण ट्रांसफार्मर में जैसे ही गर्मी कोर गर्म होगी, और कोर गर्म होगी तो गर्मी के कारण उसमें दरारें पड़ जाएगी, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर में नुकसान पहुंचेगा। इसी कारण से ट्रांसफार्मर के अंदर सिलिकॉन की मात्रा को क्या रखना पड़ेगा? आपको कम रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3.8 से 4.5। कोई भी एग्जाम पास किया आपने, इंटरव्यू में आपसे उठा के पूछ लिया गलती से कि बताओ ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन मिलाते हैं, आपने बोला हाँ सर बिल्कुल मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? आपने बोला हिस्ट्रेसिस हानियों को कम करने के लिए। तो भैया हानियां कम करनी है तो और ज्यादा मिला दो। नहीं सर, ज्यादा नहीं मिला सकते, ज्यादा मिला दिया तो चक्कर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन भंगुर प्रवृत्ति का होता है और ज्यादा मात्रा में मिलाने से जो हमारी कोर है उसमें दरारें पड़ जाएगी, जिससे हमारी हानियां कम होने की जगह बढ़ जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये चीजों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्यारे बच्चों, उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। देखो, कोर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत जरूरी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पूरी की पूरी याद करने है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में सवाल पूछे गए। तो पहली लाइन, उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनाई जाती है? बहुत ही बढ़िया सवाल बना है, बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता भी तो है। तो हम लोग इसको बिल्कुल आसानी से डिस्कशन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की कोर किससे बनाई जाती है? फेराइट से बनाई जाती है। अब आपसे गलती से उठाकर के एक प्रश्न पूछ लिया कि फेराइट किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? अब बताओ, जो फेराइट है ना, उसने उठा के पूछ लिया कि वह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। एग्जाम में आया सवाल। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो फेराइट होता है यह एक प्रकार का फेरो चुंबकीय पदार्थ है। किस प्रकार का पदार्थ है? फेरो चुंबकीय। यह आपको याद रखना है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल,
इसको बोलते हैं फेरो चुंबकीय, यानी कि इसको एक और वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोह चुंबकीय। क्या बोलते हैं इसको? लोह चुंबकीय। तो देखो प्यारे बच्चों, एक छोटी छोटी चीजों से ही प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हम लोग क्या करते हैं, पुराने चीजों को पढ़ पढ़ करके उनसे सीखना है आपको। नए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, हर शब्द अपने आप में एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है, यही टेक्निकल के अंदर खास बात होती है। तो एक छोटी सी बात देखो, उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर की कोर को किससे बनाया जाता है? फेराइट से बनाया जाता है। और इसी तरह से सवाल बन सकता है, फेराइट किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? तो आपने बोला सर फेरो चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ट्रांसफार्मर की कोर में, याद करवा दिया ना मैंने बिल्कुल इजीली, 3.8 से 4.5 अभी पहले डिस्कशन करवा दिया। आगे बढ़े, सिलिकॉन स्टील की कोर सामान्य ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सामान्य ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, या पावर ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, अगर उच्च आवृत्ति आ जाए तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल लगा देना। और अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, यह सवाल आ गया जिसमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर रखा कि कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो क्या लगाओगे आप लोग? सिलिकॉन स्टील लगाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, सिलिकॉन स्टील की कोर बनी होती है। आगे बढ़े, ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बता दिया ना मैंने, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफार्मर की कोर में लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.25 mm से 0.5 mm। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना, mm का मतलब क्या होता है जानते हो क्या आप लोग? mm का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों? मिलीमीटर। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन की मोटाई जो होती है, लेमिनेशन करते हैं ना, इंसुलेशन, लेमिनेशन बोल दो या इंसुलेशन बोल दो, लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.25 से 0.5 mm तक इसकी मोटाई होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज को आपको डिस्कशन करना है, तभी जाकर के एग्जाम को फाइट करने के लायक बनेंगे। और हम लोग रेगुलर इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे ताकि हमारा एग्जाम आसानी से निकल जाए। प्यारे बच्चों, हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये स्लाइड है जिसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, और हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होती है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को, इस स्लाइड को अगर आप लोग देखेंगे तो आप सोचेंगे सर हम कैसे इसको डिस्कशन करें, हमने कई बच्चों ने इसको रट लिया, लेकिन पता है एग्जाम में जब प्रश्न बना तो प्रश्न भी आपके बीच में है, ये प्रश्न भी दिया गया है, थोड़ा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम लोग इसको डिस्कशन करें। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ना प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल जो समीकरण है वो वास्तव में माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए द्वितीय नियम से ली गई है। उसका ही बदला हुआ रूप ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। और वो नियम जो है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करवा देता हूं। थोड़ी सी चीज है, बिल्कुल आसानी से आप लोग डिस्कशन कर पाओगे। फैराडे जो थे, फैराडे ने दो नियम दिए थे हमारे सामने, और फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में क्या बताया उन्होंने? द्वितीय नियम में एक इक्वेशन निकाल के उन्होंने दी कि किसी भी EMF बराबर होता है -N-d∅dt। और ये -N-d∅dt को अगर हम लोग बाद में चेंजेस करेंगे, d∅dt इसको 1/t बराबर फ्रीक्वेंसी होता है, वो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर आपके सामने निकाल करके मैं बता दूंगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल इजीली इसको डिस्कशन करेंगे कि ट्रांसफार्मर की विद्युत वाहक बल की समीकरण कहां से प्राप्त की गई। ये सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो याद रखना, फैराडे का जो नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो द्वितीय नियम है, उससे हम लोगों ने इस इक्वेशन को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? याद रखना, ट्रांसफार्मर। याद रखना प्यारे बच्चों, कितना इजी चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन को कैसे प्राप्त किया आपने, तो याद रखना फैराडे जो थे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम के आधार पर इस समीकरण को प्राप्त किया। याद रखना प्यारे बच्चों, 4.44 F∅m N,
ये समीकरण है हमारे सामने। देखो कितना इजीली डिस्कशन करना है। ये एफ क्या है यहां पर? आवृत्ति। क्या है प्यारे बच्चों? आवृत्ति। ये क्या है? फाई एम का मतलब होता है अधिकतम फ्लक्स। क्या होता है ये? अधिकतम फ्लक्स। आपसे पूछा जाए एन क्या है? एन बराबर होता है फेरों की संख्या। तो प्यारे बच्चों आपको ये डिस्कशन करना है, कितना इजी चीज है, आप लोग इसको आराम से इजीली डिस्कशन कर पाओगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए फाई एम का मतलब क्या है? अधिकतम फ्लक्स। ये क्या है? अधिकतम फ्लक्स। एफ मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है। तो हम लोग इसके बारे में बिल्कुल इजीली डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं वापस अपनी चीजों के बारे में और फिर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रांसफार्मर में ये एफ जो है वो क्या है हमारे सामने? आवृत्ति है। ये क्या है हमारा? अधिकतम फ्लक्स। एन बराबर क्या होता है हमारे सामने? फेरों की संख्या। तो ट्रांसफार्मर की अगर विद्युत वाहक बल समीकरण को याद करने के लिए कहा जाए तो जल्दी से याद कर लो। 4.44 एफ फाई एम एन वोल्ट। क्या लगा दोगे पीछे? वोल्ट लगा दोगे। याद हो गया आपको? जल्दी से आंखें बंद करके बोल दो। 4.44 एफ मतलब आवृत्ति, फाई एम मतलब फ्लक्स, अधिकतम फ्लक्स, और एन मतलब फेरों की संख्या। तो 4.44 एफ फाई एम एन वोल्ट लगा देंगे क्योंकि विद्युत वाहक बल समीकरण है और विद्युत वाहक बल को किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। तो ये आपकी समीकरण आ गई। लेकिन प्यारे बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने की संभावना रहेगी। मैं आपको अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा हूं, जब सवाल कराऊंगा तो आपको पता चलेगा इस थ्योरेटिकल पोर्शन की कितनी महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसी के आधार पर आपके बेसिक सवाल बिल्कुल आसानी से डिस्कशन हो जाएंगे। याद रखना है ये समीकरण आ गई। ये किससे प्राप्त किया समीकरण? माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से इस समीकरण को हमने प्राप्त किया। आपने कहा सर वो समीकरण था क्या? उसकी समीकरण भी तो बता दीजिए। बेटा वो समीकरण होती है ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाय डी टी। याद रहेगा आपको? इस समीकरण के आधार पर ही हम लोगों ने इस समीकरण को प्राप्त किया। आप आगे बढ़े। आपने कहा सर लेकिन प्रश्न में तो कुछ अलग पूछा गया है, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है इसमें तो कुछ अलग पूछा गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों देखो आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किस ट्रांसफार्मर ईएमएफ समीकरण होता है? कौन सा समीकरण ट्रांसफार्मर में ईएमएफ वाला होता है? देखो समीकरण तो हमारे सामने ये वाला दिया गया है। अब ये वाला हो सकता है क्या? आवृत्ति है, फेरों की संख्या है, बीएमएफ फाई एम होता है ना हमारे सामने। ये बीएम क्या है? बीएम का मतलब होता है अधिकतम फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व अलग चीज है और फ्लक्स अलग चीज है। देखो याद रखना फाई एम का मतलब होता है प्यारे बच्चों फ्लक्स और बीएम का मतलब होता है फ्लक्स। देखो प्यारे बच्चों छोटी छोटी चीजों को आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो आपसे पूछा जाए ये क्या होगा? फ्लक्स घनत्व। क्या दोनों शब्द अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। फाई एम अलग चीज है और बीएम अलग चीज है। तो आपसे पूछा जाएगा ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बीएम है हमारा समीकरण में फाई एम है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला देखते हैं E2 बराबर 4.44 एफ एन बी एम। अरे ये तो सेम ऊपर वाला है भैया। अगर यहां पर N2 यहां पर 1 लगा लो, यहां पर 2 लगा लो, तब भी कुछ नहीं है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब आगे आते हैं तीसरे नंबर पर। E1 बराबर 4.44 एफ एन बी एम ए। भैया ये अलग है कुछ सर, ये दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये समीकरण मुझे सर ऊपर वाले की तरह दिखाई दे रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं। E2 बराबर 4.FBM है, ये तो हो नहीं सकता। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ये वाला। लेकिन आप रट लोगे, लेकिन रटोगे तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सवाल गवा बैठोगे प्यारे बच्चों। रटना नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए आपको बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। मैं आपसे कहता हूं कि आप बार बार एक ही चीज को रट रट करके एग्जाम देने की कोशिश करेंगे, एग्जाम देने जाओगे तो रह जाओगे। अब देखना इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में जब तक क्यों नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तब तक आप लोग एग्जाम को पास नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। जब तक तुम्हारे
दिमाग में किसी भी प्रश्न को समझ करके उसके बारे में ये नहीं आता ऐसा क्यों हुआ टेक्निकल के अंदर खास करके, तो आप लोग उस एग्जाम को पास करने के काबिल नहीं है। तो दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हुआ। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं और जिससे तुम्हारे सामने एक या दो प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो फ्लक्स होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Bm × A, ये रिश्ता होता है। यानी कि याद रखना, किसी भी चुंबकीय फ्लक्स को निकालना हो तो उसके फ्लक्स घनत्व व उसके एरिया प्रति इकाई क्षेत्रफल, इसे क्या बोलते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल। इको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो आपसे देखो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग ढूंढोगे तो आपको 3 से 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कैसे? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए अगर आपको ट्रांसफार्मर में उच्च चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि इसका मान उच्च क्यों रखते हैं, तो आपको याद रखना है प्रति इकाई क्षेत्रफल को कम करने के लिए। तो आपको एक सिंपल सा सवाल आपके दिमाग में आ गया, आपसे पूछा जाएगा ये रिश्ता कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, φm और bm के बीच में क्या संबंध है, तो φm बराबर होता है Bm × A। तो एक दिमाग में एक बात याद रखनी है आपको, अगर गलती से आपसे एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वाला सवाल पूछ लिया, पेपर हार्ड आ गया, तो आप क्या बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के क्षेत्रफल को कम कैसे किया जा सकता है, आप बोलोगे उच्च फ्लक्स घनत्व के द्वारा। दूसरा प्रश्न उसने उठा के पूछ लिया कि बताओ ट्रांसफार्मर में उच्च फ्लक्स घनत्व रखने का मुख्य कारण क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल को कम करना। अगर आपसे पूछा जाए Bm और φm के बीच का संबंध क्या होता है, तो यह भी संबंध आपके दिमाग में है। तो एक प्रश्न की खोज करते हुए गए तो आपको 3 से 4 प्रश्न और नए मिल गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो आप लोगों ने इस स्लाइड के अंदर जो चीजें दी गई है उसको डिस्कशन करना है। पहली बात, ट्रांसफार्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है वो कहां से प्राप्त की, माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। आपसे पूछा जाए इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन होती है E बराबर या EMF बराबर 4.44 F∅m N वोल्ट। आप आगे बढ़े, सर इसका बदला हुआ रूप किस रूप में आ सकता है, बेटा वो φm को बदल करके लिख सकता है φm बराबर Bm × A। Bm का मतलब क्या होता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और φm का मतलब अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। A का मतलब क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल। रिश्ता निकालना है φm बराबर Bm × A। याद आ रहा है दिमाग में, φm बराबर Bm × A पीछे लिखा हुआ है देखो। तो इनके बारे में आप लोगों ने बिल्कुल डिस्कशन कर लिया। तो आपका जो प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा गया बहुत ज्यादा जरूरी सवाल था, उसको आप लोगों ने बिल्कुल डिस्कशन कर लिया इजीली। और प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपके सामने, आपका तीसरे नंबर का इसका उत्तर आएगा 4.44 F∆Bm × A। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं अगली स्लाइड के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है और हर चीज को आप लोग बिल्कुल इजीली डिस्कशन करोगे तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कैसे निकालते हैं, कितना बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। पहले तो यह समझना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी दक्षता कितनी होती है। तो याद रखना ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 98% तक होती है। एग्जाम में सवाल आया कि पावर ट्रांसफार्मर यानी कि शक्ति ट्रांसफार्मर जो बहुत बड़े आकार के होते हैं, सब स्टेशनों पर लगाए जाते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो जब भी पावर ट्रांसफार्मर आ जाए प्यारे बच्चों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया सवाल है, याद रखना अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी तो आपको 98% लगाना होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है और यह चीज आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है तो इसको हम लोग बिल्कुल इजीली डिस्कशन करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा आपका 98%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सामान्य, आपके सामने पावर नहीं दिया, आपसे पूछा गया डायरेक्टली कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो आप बोलोगे 95 से 98%। आपने कहा सर ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, तो याद रखना बेटा kWh किलोवाट और घंटा। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखो, अगर दक्षता निकालनी है ट्रांसफार्मर की तो kWh किलोवाट घंटा में लेनी पड़ेगी,
और अगर रेटिंग पूछी जाए तो किसमें लेंगे, केवीए में लेंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, रेटिंग किसमें लेते हैं, केवीए में, और दक्षता किसमें लेंगे, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा आउटपुट, आउटपुट कहां आता है, हमेशा ऊपर आता है। इनपुट कहां आता है, हमेशा नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, क्योंकि इनपुट ज्यादा होता है, आउटपुट क्या होता है, कम प्राप्त होता है। ऐसा ही होता है ना, सिंपल सी बात है। तो भाई आउटपुट का मतलब होता है बाहर जो प्राप्त किया, इनपुट मतलब आपने किसी चीज के अंदर दिया। तो आप लोग याद रखना, इनपुट ज्यादा होता है, आउटपुट क्या होगा, हमेशा कम होगा। ट्रांसफार्मर के केस में पर्टिकुलर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो किलोवाट आउटपुट अपॉन किलोवाट इनपुट इनटू 100, इस सूत्र के द्वारा हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर के पूरे दिन की दक्षता किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो किलोवाट घंटा आउटपुट बटे किलोवाट घंटा इनपुट इनटू 100, इस सूत्र के द्वारा हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल पूछेगा, ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता किसमें ली जाती है, किलोवाट घंटा। फिर बोल रहा हूं, गलती मत कर देना। आपने अगर गलती से केवीए लगा दिया तो आपका फिर एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर नहीं, एक सवाल कट जाएगा, और एक सवाल का मतलब 2 नंबर है वो आपके खा जाएगा, सिंपल सी बात। तो एक बात दिमाग में क्लियर करना है, बिल्कुल आसानी से याद रखना है, किलोवाट घंटा किसमें ली जाएगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता। और रेटिंग किसमें ली जाती है, ट्रांसफार्मर की, केवीए में ली जाती है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना था, बहुत ज्यादा जरूरी था, आप लोग इसके बारे में समझ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग और चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो कितना बढ़िया है, आपने कहा सर ट्रांसफार्मर जो होता है उसके दक्षता किसमें ज्ञात करते हैं, वो पता चल गया। लेकिन सर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना हमेशा इस चीज के बारे में कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर मुख्यतः किसके लिए बनाया जाता है, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए। तो याद रखना, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, देखो कितनी प्यारी बात है, वह ट्रांसफार्मर जो, देखो कितनी प्यारी चीज है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, आपके स्टेप अप कहलाते हैं। और वो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं, आपके स्टेप डाउन कहलाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई, स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाने वाले, और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को घटाने वाले। तो एक बात याद रखना है, हम लोग छोटी छोटी चीजों के बारे में और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा